আমি শুভেন্দু অধিকারী বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম निष्ठा ও আনুগত্য পোষণ করিব। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार बीजेपी कई दशकों से कर रही थी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी ने अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार भी बन गई है और राज्य की राजनीति एक नए बिल्कुल दौर में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन सत्ता हासिल करना जितना बड़ा राजनीतिक लक्ष्य था, उससे कहीं ज्यादा कठिन अब सरकार चलाने की चुनौती होने वाली है। बीजेपी ने बंगाल में चुनाव जीतकर इतिहास तो रच दिया, लेकिन अब उसके सामने ऐसे कई बड़े सवाल खड़े हैं जिन पर पूरी सरकार की सफलता या फिर विफलता तय होगी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज के एक्सप्लेनर में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी सरकार के सामने सबसे बड़े 5 काम और चुनौतियां क्या होने वाली हैं। क्यों बंगाल बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोग बनने जा रहा है, और आखिर नई सरकार के सामने सबसे कठिन इम्तिहान कौन सा होगा। शुरुआत करते हैं ये समझने से कि बंगाल में बीजेपी की जीत क्यों ऐतिहासिक मानी जा रही है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम क्यों माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले कई दशकों से या तो वामपंथ के इर्द गिर्द घूमती रही है या फिर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के इर्द गिर्द। बीजेपी लंबे समय तक यहाँ सीमित राजनीतिक ताकत मानी जाती थी। पार्टी को बाहरी पार्टी कहकर निशाना भी बनाया जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने बंगाल में तेजी से संगठन खड़ा किया। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार विरोध और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों पर पार्टी ने लगातार अभियान चलाए। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आने से पार्टी को बड़ा स्थानीय चेहरा भी मिल गया। अब पहली बार बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या बीजेपी बंगाल की राजनीति में लंबे समय तक टिक पाएगी। यही वजह है कि शुभेंदु सरकार की शुरुआत सिर्फ सरकार गठन नहीं बल्कि बीजेपी के भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। जो सबसे बड़ी चुनौती है, चुनौती नंबर 1, वो है कि राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था। शुभेंदु अधिकारी सरकार के सामने सबसे बड़ी और सबसे तत्कालिक चुनौती कानून व्यवस्था की होगी। बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा के आरोपों को लेकर चर्चा में रहा है। चुनावों के दौरान कार्यकर्ताओं की हत्या, स्थानीय स्तर पर राजनीतिक टकराव और प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगातार लगते रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में यही बड़ा मुद्दा बनाया था। अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी को ये साबित करना होगा कि अब वास्तव में कानून व्यवस्था सुधार सकती है। सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि राजनीतिक बदले की राजनीति ना दिखे, क्योंकि अगर नई सरकार विपक्ष के खिलाफ अत्यधिक आक्रामक कार्रवाई करती है तो उस पर राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लग सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी को प्रशासन, पुलिस और नौकरशाही पर नियंत्रण स्थापित करते हुए ये संदेश देना होगा कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर शुरुआती महीनों में हिंसा बढ़ती है या बड़े विवाद सामने आते हैं तो नई सरकार की छवि पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। आपको मालूम है कि जब से बंगाल चुनाव का रिजल्ट सामने आया उसके बाद बंगाल में कई हिंसक झड़पें और बड़ी बड़ी हिंसा की खबरें आई। हालांकि बीजेपी और जो स्थानीय पार्टी है वहां की, वो कहती रही कि ये तो अभी सरकार गठित नहीं हुआ है। आपको पता है कि शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के सीएम बन चुके हैं, उनके पीए की भी हत्या कर दी गई है इसी दरमियान। इसके बाद जो दूसरी चुनौती है, चुनौती नंबर 2, टीएमसी के मजबूत नेटवर्क को तोड़ना। और ये बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है शुभेंदु सरकार के लिए। टीएमसी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं रही, बल्कि पिछले 1.5 दशक में उसने बंगाल में बूथ स्तर तक बेहद मजबूत संगठन खड़ा किया हुआ है। पंचायतों से लेकर स्थानीय प्रशासन तक टीएमसी का प्रभाव गहरा माना जाता रहा है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो इस राजनीतिक ढांचे को कैसे चुनौती देती है। सरकार बनाने के बाद बीजेपी को ये सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम करे, लेकिन यही सबसे कठिन काम भी होगा। अगर प्रशासनिक मशीनरी में बदलाव बहुत तेजी से किए जाते हैं तो सरकार पर राजनीतिक कब्जे के आरोप लग सकते हैं। अगर बदलाव नहीं किए जाते हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ सकता है। यानी शुभेंदु अधिकारी को बेहद संतुलित रणनीति अपनानी होगी।
इसके अलावा पंचायत चुनाव और स्थानीय निकायों में पकड़ मजबूत करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक लक्ष्य होगा, क्योंकि बंगाल की राजनीति में असली ताकत गांव और स्थानीय नेटवर्क से ही निकलती है। इसके बाद जो बीजेपी की बड़ी चुनौती होने वाली है, चुनौती नंबर 3, वो होगी विकास और रोजगार पर परिणाम देना। बीजेपी ने बंगाल चुनाव में सिर्फ हिंदुत्व या फिर राजनीतिक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि विकास और रोजगार के वादों पर भी चुनाव लड़ा। अब लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। बंगाल लंबे समय से उद्योगों के पलायन, बेरोजगारी और निवेश की कमी जैसी समस्याओं से जूझता रहा है। नई सरकार पर दबाव होगा कि वो जल्द निवेश लाए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। अब इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाकर बंगाल में बड़े प्रोजेक्ट्स ला पाए। अगर अगले 1-2 वर्षों में जमीन पर विकास नहीं दिखाई देता तो विपक्ष बीजेपी को सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चलाने वाली सरकार बताने लगेगा। शुभेंदु अधिकारी को उद्योगपतियों का भरोसा जीतना होगा, निवेशकों को ये विश्वास दिलाना होगा कि बंगाल में राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षित कारोबारी माहौल मजबूत है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी तेजी से काम करना पड़ेगा शुभेंदु अधिकारी सरकार को। इसके बाद जो चौथी चुनौती है वो है बंगाली पहचान बनाम बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति। बंगाल में राजनीति में बंगाली अस्मिता यानी कि क्षेत्रीय पहचान हमेशा बड़ा मुद्दा रही है। टीएमसी लगातार बीजेपी पर बाहरी राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी के तौर पर पेश किया। अब बीजेपी को यह साबित करना होगा कि वो सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी नहीं, बल्कि बंगाल की भावनाओं और संस्कृति को समझने वाली सरकार भी है। यही कारण है कि नई सरकार में रूपा गांगुली, अग्निमित्रा पॉल और कई बंगाली चेहरों को प्राथमिकता दी गई है। शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनौती होगी कि वे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति के साथ बंगाली संस्कृति पहचान को भी संतुलित करें। अगर बीजेपी ये संतुलन नहीं बना पाती है तो विपक्ष फिर से बाहरी बनाम बंगाली वाला नैरेटिव मजबूत करने की कोशिश करने लगेगा और ये भी चुनौती बन जाएगी फिर बंगाल में सरकार को खुद को स्थापित करने के लिए। अब जो चुनौती नंबर 5 है वो समझिए, 2029 और भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति। बंगाल बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये राष्ट्रीय राजनीति का भी बड़ा केंद्र बन चुका है। अगर बीजेपी बंगाल में सफल सरकार चलाती है तो इसका सीधा असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। केंद्र की बीजेपी सरकार चाहती है कि बंगाल में लंबे समय तक उसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत रहे। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी सरकार पर पूरे देश की नजर रहने वाली है। अगर सरकार सफल होती है तो बीजेपी पूर्वी भारत में और मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर सरकार विवादों, हिंसा या फिर प्रशासनिक असफलताओं में फंसती है तो विपक्ष इसे बीजेपी मॉडल की विफलता बताने की कोशिश करेगा। यानी बंगाल अब सिर्फ बंगाल की राजनीति नहीं रह गया, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा युद्ध क्षेत्र बन चुका है। शुभेंदु अधिकारी के सामने व्यक्तिगत चुनौती भी बड़ी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी की व्यक्तिगत परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब तक वे आक्रामक विपक्षी नेता के तौर पर ममता विरोधी चेहरे के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब उन्हें प्रशासक के तौर पर खुद को साबित और स्थापित करना होगा। विपक्ष में रहते हुए हमला करना आसान होता है, लेकिन सरकार चलाने में फैसले लेने पड़ते हैं, आलोचना झेलनी पड़ती है और हर समय जवाब देना पड़ता है। उन्हें पार्टी, संगठन, आरएसएस, केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय नेताओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। इसके अलावा बीजेपी के अंदर भी कई बड़े चेहरे हैं, जैसे कि दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली जैसे नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी भविष्य में अहम भूमिका निभा सकती हैं। तो ये तो था पूरा समीकरण, लेकिन अब इसमें आगे क्या हो सकता है? अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि शुभेंदु सरकार शुरुआती 100 दिनों में क्या फैसले लेते हैं। क्या राजनीतिक हिंसा पर तुरंत कार्रवाई होगी? क्या प्रशासनिक बदलाव किए जाएंगे? क्या बड़े विकास प्रोजेक्ट्स की घोषणा होगी? क्या केंद्र सरकार बंगाल को विशेष आर्थिक पैकेज देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल इतना जरूर तय है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन सिर्फ सरकार बदलने की घटना नहीं है। ये बंगाल की राजनीति, बीजेपी की राष्ट्रीय रणनीति और विपक्ष की भविष्य की राजनीति, तीनों के लिए बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। और अब शुभेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे सिर्फ ममता को हराने वाले नेता नहीं, बल्कि बंगाल को चलाने वाले मुख्यमंत्री के रूप में खुद को साबित करें। इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आपको जो हमारे पॉइंट्स थे उन पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.